Now today I'll be dealing with one of the last conceptual points under Rule 13 of Order 9. For that purpose, immediately refer to the proviso, the first proviso under Rule 13. It says, provided that where the decrees of such nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside against all or any of the defendants also. ठीक है, तो देखिए पहले जनरल रूल जान लीजिए क्या होता है. जनरल रूल ये होता है कि जिसने रूल 13 में अप्लाई किया, डिफेंडेंट इन दिस केस, डिफेंडेंट ने जब रूल 13 में अप्लाई किया और जो रूल 13 में ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री है वो उनको प्रूव कर ले गया, तो डिक्री जो सेट असाइड होगी वो उसी के फेवर में सेट असाइड होगी. मतलब एक से अगर ज्यादा डिफेंडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि सबके फेवर में वो डिक्री सेट असाइड हो जाएगी. नो, सिर्फ उसी के फेवर में डिक्री सेट असाइड की जाएगी. जिन डिफेंडेंट्स ने नहीं अप्लाई किया है रूल 13 में उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. ये जनरल रूल है. ठीक है, कि मतलब अगर मान लीजिए 4 डिफेंडेंट हैं, ठीक है, दे आर 4 डिफेंडेंट्स जिनके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास हो चुकी है. उनमें से एक ने रूल 13 में अप्लाई किया, बाकी तीनों ने नहीं किया, और उनमें से जो एक डिफेंडेंट था ही सक्सीडेड in proving the grounds under Rule 13, that is non-delivery of summons or that he had a sufficient cause. Imagine any cause that he succeeded in proving. अब जो बेनिफिट जो उसे मिलेगा जब डिक्री सेट असाइड होगी तो वो बेनिफिट सिर्फ उसी तक कन्फाइंड रहेगा. कोर्ट एज अ जनरल रूल 13 का बेनिफिट सिर्फ उस डिफेंडेंट को देगा जिसके फेवर में डिक्री सेट असाइड हुई है, बाकी के 3 डिफेंडेंट्स को नहीं मिलेगा हमारे इलस्ट्रेशन में. ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस डिफेंडेंट ने रूल 13 में अप्लाई किया और सक्सीड कर गया, सिर्फ उसके फेवर में क्या कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड होगी, पर बाकी के 3 लोगों ने जिन्होंने रूल 13 में नहीं अप्लाई किया है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, उनके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री अभी भी वैलिड और एनफोर्सेबल रहेगी. ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री सिर्फ किसके खिलाफ हटी है, सेट असाइड हुई है अंडर रूल 13, सिर्फ उस डिफेंडेंट के खिलाफ सेट असाइड हुई है जिसने रूल 13 में अप्लाई किया था. ठीक है, ये जनरल रूल है. वो आप जानते भी होंगे कि बेनिफिट ऑफ एन एप्लीकेशन सिर्फ उसी को जाता है जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी और एप्लीकेशन प्रूव करने में सक्सीड कर गया था. लेकिन लेजिस्लेचर ने क्लॉज लगा रखा है. उसने बोला है कि अगर डिक्री ऐसे नेचर की है that it cannot be set aside against such defendants only, it may be set aside against all or any of the other defendants also. तो देखिए प्रोवाइजो में लेजिस्लेचर खुद आपको एक जनरल रूल इंप्लाइडली इन्फॉर्म कर देता है. देखिए प्रोवाइजो शुरू कैसे हो रहा है, वो कह रहा है कि डिक्री अगर ऐसे नेचर की है कि वो सिर्फ उन्हीं डिफेंडेंट्स के खिलाफ सेट असाइड नहीं हो सकती जिन्होंने उसमें अप्लाई किया है. तभी तो एक्सप्रेशन एम्प्लॉय हुआ. एक्सप्रेशन देखिए क्या है, that it cannot be set aside as against such defendants only. इसका मतलब है लेजिस्लेचर एज ए जनरल रूल एक्सपेक्ट करता है कि डिक्री जो सेट असाइड होगी इस रूल में, एक्स पार्टी डिक्री, वो उन्हीं डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सेट असाइड होगी जिन्होंने अप्लाई किया इस रूल में, उनके खिलाफ नहीं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया. That is why the legislature used this expression that if a decree is of such nature that it cannot be set aside against such defendants only, it may be set aside against all or any other defendants. प्रोवाइजो बेसिकली आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर डिक्री का नेचर ऐसा है कि उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता अगेंस्ट सच डिफेंडेंट्स जिन्होंने रूल 13 में अप्लाई किया है, तो फिर सबके खिलाफ सेट असाइड कर दी जाएगी. ठीक है, अब यहां पे लेजिस्लेचर ने जो बात की है वो नेचर ऑफ द डिक्री से रिलेटेड है कि डिक्री का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिक्री. तो देखिए 4 सिचुएशन हैं और मैं चाहता हूं कि वो चारों सिचुएशन आप अपनी बेयर एक्ट में ही लिख लीजिए. देखिए पहली सिचुएशन जो है वो ये है कि जहां पे डिक्री जॉइंट या इंडिविजिबल है, वेदर डिक्री इज जॉइंट एंड इंडिविजिबल, in that situation court will set aside the decree against all of the defendants even though all of the defendants might not have applied under rule 13. Similarly, the second situation is
that where the suit would result in two inconsistent decrees if the decrees were not set aside against other defendants also. दो inconsistent decree result करेंगी सूट में अगर decree other defendants के खिलाफ set aside नहीं की गई. Third is where the relief to which the applicant is entitled cannot be effectively given otherwise than by setting aside the decree against the other defendants also. And fourthly is where the decree proceeds on a ground common to all of the defendants. Now let me give you an illustration कि डिक्री जॉइंट और इनडिविजिबल कब होगी. आपको एक एक करके समझाता हूं कि एक्सप्रेशन क्या है इसका, फिर मैं केस लॉस पे भी आऊंगा, पर एक एक करके मैं आपको समझाता हूं व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन. फर्स्ट सिचुएशन दैट आई गेव is that where decree is joint and indivisible. What would be the illustration of that? Notice the first illustration. A, B and C are co-partners of a joint Hindu family. They jointly एक साथ execute a mortgage in favor of X. X files a suit against all of them. Summons is served to C but not to A and B. And consequently A and B do not appear, but C on whom the summons was served, he does not also appear. वो भी नहीं appear करता है, A B भी नहीं appear करते हैं, मतलब एक भी डिफेंडेंट अपीयर नहीं करता. अब A और B को तो समन डिलीवर हुआ ही नहीं था, तो इनके पास तो जस्ट ग्राउंड है, तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में प्रूव करते हैं कि समन उनको डिलीवर ही नहीं हुआ था, तो कोर्ट क्या करेगा, इट विल सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री. लेकिन सी को तो समन डिलीवर हुआ था, तो वो क्यों नहीं आया, ये बात तो है ना. तो अगर जनरल रूल अप्लाई होता तो सेटिंग असाइड ऑफ एन एक्स पार्टी डिक्री का ऑर्डर सिर्फ ए और बी के फेवर में होता, क्योंकि उन दोनों को समन नहीं मिला. लेकिन क्योंकि सी को समन मिला था, तो वो रूल 13 में क्या कहते हैं, डिक्री सेट असाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने एक तो अप्लाई नहीं किया और दूसरी बात जो उसको समन भी मिला था. अब उसके पास एक ही ग्राउंड बचता है सफिशिएंट कॉज का, अगर वो प्रूव कर दे तो कर दे, लेकिन उसने क्योंकि अप्लाई नहीं किया तो वो सिचुएशन आती नहीं. पर हमारी सिचुएशन में, इस इलस्ट्रेशन में डिक्री एक है और इनडिविजिबल है, तो अगर कोर्ट ए और बी के खिलाफ डिक्री सेट असाइड कर रहा है तो उसे सी के भी खिलाफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ए बी और सी को पार्टनर्स है जॉइंट हिंदू फैमिली में, और क्योंकि वो जॉइंट फैमिली है, so the decree is one and indivisible, so it ought to be set aside against C also in our illustration. ठीक है, मैं फिर से reiterate कर देता हूं. A, B and C are co-partners of a joint Hindu family. They jointly execute a mortgage in favor of X. X files a suit against all of them. Summons is served to C but not to A and B. None of them appears and an ex parte decree is passed against all. A and B applied to set aside an ex parte decree. Here, decree is one and indivisible, so it ought to be set aside against C also. ठीक है? The second situation that I gave you is where the suit would result in two inconsistent decrees if the decrees were not set aside against the other defendant also. Now take an illustration. X sues A and B, who are the joint executors of a promissory note, for the recovery of the amount due under that promissory note. As a matter of fact, B has paid the amount due to X. Summon is served to A alone. None of them appears and an ex parte decree is passed against both. B applies to set aside the ex parte decree. Then in that situation, decree must be set aside against A also if B succeeds, because the reason is that if B succeeds in proving the payment, there would be two inconsistent decrees. अगर वो पेमेंट प्रूव करने में सक्सीड कर गया, क्योंकि B का ग्राउंड ये है कि उसने X को ऑलरेडी पे कर दिया है, तो देयर वुड बी टू इनकंसिस्टेंट डिक्रीज. एक जगह लाइबिलिटी बन रही है डिफेंडेंट्स की और एक जगह लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो रही है, तो कौन सी डिक्री फॉलो करेंगे, दो इनकंसिस्टेंट डिक्रीज हो जाएंगी कि नहीं. तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्स पार्टी डिक्री टोटली सेट असाइड होगी, इवन दो इन आर इलस्ट्रेशन समन्स ए को मिला था, बी को नहीं मिला था. ठीक है, ए जानबूझ के नहीं आया और बी जो है
बी के पास जेन्युइन ग्राउंड था कि क्योंकि उसे समन नहीं मिला, दैट इज व्हाई ही वाज अनएबल टू अपीयर, तो वो तो सक्सीड कर जाएगा इन सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। पर चूंकि यहां पे ए और बी ने जॉइंटली प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया था, दे वर जॉइंट एग्जीक्यूटर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, और बी का जो ग्राउंड है वो ये है, मतलब ये रूल 13 का ग्राउंड नहीं है, बी ने ऑलरेडी एक्स को पे कर दिया है। तो यहां पे एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि बी अगर सक्सीड कर गया अपनी पेमेंट प्रूव करने में, तो दो इनकंसिस्टेंट डिक्रीज रिजल्ट करेंगे। तो कोर्ट क्या करेगा, ए और बी दोनों के खिलाफ डिक्री सेट असाइड कर देगा। ठीक है, हालांकि ए ने रूल 13 में नहीं अप्लाई किया था, सिर्फ बी ने किया था। तो ये जनरल रूल का एक्सेप्शन है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज रिड्यूस्ड इन अ प्रोवाइजो, क्योंकि प्रोवाइजो कहता है जब डिक्री का नेचर ऐसा है कि वो एक ही डिफेंडेंट के खिलाफ सेट असाइड नहीं हो सकती, तो सारे डिफेंडेंट के खिलाफ सेट असाइड हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? द थर्ड सिचुएशन दैट आई गेव यू was that where the relief to which the applicant is entitled cannot effectually be given otherwise than by setting aside the decree against the other defendants also। यहां पे effective relief नहीं मिल पाएगी जब तक decree is not set aside against the other defendants also। इसका क्या illustration होगा? Illustration is A files a suit against B, C and D on a mortgage bond and gets an ex parte decree against all of them। ध्यान से सुनिएगा, A files a suit against B, C and D on a mortgage bond and gets an ex parte decree against all of them। B alone applies to set it aside। Neither in the mortgage bond nor in the plaint nor in the decree there is any specification of the shares and liabilities of the respective defendants। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा that the decree must be set aside as a whole, क्योंकि किसी के भी शेयर्स क्वांटिफाइड नहीं है, नहीं पता है कि मॉर्गेज बॉन्ड में कौन सी पार्टी का क्या शेयर है या कौन सी पार्टी का क्या लाइबिलिटी है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेंट को प्रॉपर रिलीफ ना मिल पाए। ठीक है, एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द डिक्री विल बी सेट असाइड एज अ होल। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेंट को इफेक्टिव रिलीफ क्यों नहीं मिल पाएगी अगर बाकियों के खिलाफ नहीं सेट असाइड किया गया? क्योंकि देखिए, शेयर और लाइबिलिटी नहीं बताई गई है ना प्लेंट में बताई गई है, ना मॉर्गेज बॉन्ड में दिख रही है, तो कोर्ट को कैसे पता लगेगा? अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए बी का शेयर 75% है और शेयर्स एंड लाइबिलिटीज अंडर दैट मॉर्गेज बॉन्ड इज 75%, और सी और डी का बाकी का रेसिडुअल परसेंटेज है 25% में, वो अपना शेयर करते हैं शेयर्स एंड लाइबिलिटीज। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि ओके, हम आपको एज बी वन आपने अप्लाई किया है इस रूल में, तो आपके एक्सटेंट तक हम आपको रिलीफ देते हैं 1/3, क्योंकि 3 पार्टीज है ना, तो 1/3 का कोर्ट ने इमेजिनरी एक फिगर बना लिया कि 3 पार्टीज हैं तो तीनों की लाइबिलिटी बराबर ही होंगी, पर एक्चुअली में तीनों की लाइबिलिटी बराबर है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि इफेक्टिव रिलीफ ना मिल पाए बी को। बी कहेगा कि नहीं माय लॉर्ड, आप तो मुझे पेनलाइज कर रहे हैं तब भी, इवन आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री, क्योंकि मेरा शेयर 75% है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है ना, ये ट्रायल पे ही डिटरमाइन होंगी कि किसका कितना रिस्पेक्टिव शेयर है और किसका कितना रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में ना डिक्री जो है ये सबके खिलाफ सेट असाइड होगी। It would be set aside against all of the defendants because effective relief to the applicant cannot otherwise be given। ठीक है? Fourthly and lastly, the fourth ground that I gave you was that where the decree proceeds on a ground common to all। फिर से एक सिचुएशन इमेजिन करिए प्रॉमिसरी नोट वाली। A sues B and C on a promissory note। B is the principal debtor and C is the surety। An ex parte decree is passed against both। B alone applies to set aside the decree and shows sufficient cause for its absence। B alone applies to set aside the decree and shows sufficient cause for its absence। The decree must be set aside against C also in as much as the liability of both is based on a common ground। बी प्रिंसिपल डेप्टर है, सी उसका श्योरिटी है। प्रिंसिपल डेप्टर जब फेल करता है तब श्योरिटी एक्शन में आता है, सीन में आता है।
है कि नहीं? अगर आपको नहीं पता तो इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस or discharge the liability of a third person in the case of his default. The person who gives the guarantee is called the surety, and the person in whose default the guarantee is to be given is called the principal debtor. And the person to whom the guarantee is given is called what? The creditor. तो हमारे illustration में B alone applied to set aside the decree. B क्या है? Principal debtor है. तो ऐसी सिचुएशन में decree must be set aside against C also, because liability of both is based on the common ground. Surety तो तब सीन में आता है when the principal debtor defaults, और दोनों की liability एक ही promissory note पे, तो common ground हुआ या नहीं? Of course हुआ. So where the decree proceeds on the ground common to all, then the decree must be set aside against all of the defendants. ठीक है? अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहां पर है. ठीक. और मेरा दूसरा सवाल यह है जो कि फेयरली सिंपल है कि एनफोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कहां पर है सीपीसी में. ठीक है. आपको एक हिंट दे देता हूं, मेरे क्वेश्चन में ही हिंट है कौन से सेक्शन में एनफोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी है. तो इससे आपको हिंट ये मिल जाना चाहिए कि ऑर्डर्स में नहीं है, ये सेक्शन में मिलेगा आपको. ठीक है. सो दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू. सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, वी हैव दीज 4 सिचुएशंस. ठीक है. अब एक केस बताता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का है, मेहता ब्रदर्स वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया. अब इन्होंने सारे हाई कोर्ट का एक कंपैरिजन किया था टू कम टू द पोजीशन ऑफ लॉ ऑन दिस पॉइंट कि कब डिक्री सेट असाइड कर देनी चाहिए और कब डिक्री सेट असाइड अगेंस्ट ऑल द डिफेंडेंट्स नहीं करनी चाहिए. तो जनरल रूल मैंने आपको बता दिया, ये 4 सिचुएशन मैंने आपको बता दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि ऑन रीचिंग द कंक्लूजन दैट एक्स पार्टी डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट अप्लाइंग फॉर द सेम डिजर्व्स टू बी सेट असाइड, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अलाउ हिज एप्लीकेशन एंड सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री एज अगेंस्ट हिम upon such terms as to cost, etc., as the court may deem fit, and court shall appoint a day for proceeding with the suit. ये फर्स्ट स्टेज है. अब जो प्रोवाइजो में जो प्रिंसिपल कंटेन्ड है वो सेकेंड स्टेज पे अप्लाई होगा. ठीक है. द स्टेज फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल एम्बॉयडेड इन द प्रोवाइजो इज द सेकेंड स्टेज. और सेकेंड स्टेज पे आपको नेचर ऑफ द डिक्री डिटरमाइन करना है कि डिक्री का नेचर क्या है. तो मैंने 4 आपको ग्राउंड्स तो बता ही दिए हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं मेंशन किए थे, वो दैट हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम न्यूमरस केस लॉज. तो दिल्ली हाई कोर्ट आपको बस इतना बता रहा है कि प्रोवाइजो को अप्लाई करने की जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज है. वो फर्स्ट स्टेज पे ही आप नहीं डिटरमाइन करने लगते. पहले यू सेट असाइड द डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट जिसने रूल 13 में अप्लाई किया है. उसके बाद कॉस्ट या जो भी कंडीशंस आपको लगानी है ये सब आपने कर लिया, तो उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे जाते हो. फिर आपको डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ द डिक्री, और फिर ये सोचना है कि क्या वो बाकी के डिफेंडेंट्स के खिलाफ भी सेट असाइड करनी है या नहीं. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने खास लाइन गौर की थी, मतलब इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा. लाइन है सेट असाइड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स ऑल्सो. इस लाइन को बड़े ध्यान से देखा और कोर्ट ने बोला कि लेजिस्लेचर ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है उन डिफेंडेंट्स के बीच जो रूल 13 में सक्सेसफुल हैं और उन डिफेंडेंट्स के बीच जो रूल 13 में सक्सेसफुल नहीं है. तो क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग द प्रोवाइजो इज ओनली वन, दैट इज द नेचर ऑफ द डिक्री. इट डजंट मैटर दैट द अदर डिफेंडेंट्स आर अनेबल टू प्रूव दैट समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व टू हिम और दे हैड अ सफिशिएंट कॉज. ठीक है. यही 2 ग्राउंड है फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री अंडर रूल 13. तो दिल्ली हाई कोर्ट आपको यह बता रहा है कि लेजिस्लेचर ने सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डिफेंडेंट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है प्रोवाइजो में. लेजिस्लेचर ने बस कोर्ट को इतना मैंडेट किया है कि कोर्ट्स को डिक्री का नेचर देखना है, और अगर कोर्ट ने पाया दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड अगेंस्ट सच डिफेंडेंट ओनली, देन इट मे बी सेट असाइड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स, notwithstanding that had they applied under rule 13 they wouldn't have been successful.
वही दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि no scope of any doubt appears to have been left when legislature empowered the court to set aside the same against all or any of the other defendants without making any distinction between the defendants that have been successful and the defendants who are not successful. ठीक है, the only condition that has to be satisfied for applying the proviso is that whether the nature of the decree is such that it cannot be set aside as against the defendants applying only. ठीक है, so that was the last complex point of order 9 rule 13. So now we can move forward और अब हम ऑर्डर 10 और ऑर्डर 14 देखेंगे. ठीक है, क्योंकि हम उसी सीक्वेंस में चलना चाहते हैं जैसे कि ऑर्डिनरली आप सिविल लिटिगेशन देखते हैं. अब ऑर्डर 10 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट. रूल 1 says ascertainment where the allegations in the pleadings are admitted or denied. At the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegations of fact as made in the plaint or the written statement, if any, of the opposite party, and as are not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made. The court shall record such admissions and denials. तो जो पहली हियरिंग है वहां पे कोर्ट क्या करेगा? एडमिशन और डिनायल से डील करेगा. ठीक है, वो पूछेगा डू यू एडमिट दी स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑपोजिट पार्टी और डू यू डिनाई देम, एंड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द सेम, जो भी हो, चाहे एडमिशंस ऑफ फैक्ट हो या डिनायल्स हो. तो ऑर्डर 10 के रूल 1 में भी एडमिशंस किया जा सकता है. अब देखिए, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स की एक बड़ी खास बात है कि उनको आप प्लीडिंग्स में भी कर सकते हैं, एज इन ऑर्डर 7 एंड 8 में प्लीडिंग्स में भी आप एडमिशंस ऑफ फैक्ट रख सकते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय कोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने ऑर्डर 10 के रूल 1 में देखा. इन आंसर टू इंटरोगेटरीज कर सकते हैं. ऑन नोटिस यू कैन एडमिट सम फैक्ट्स, ऑन ओथ यू कैन एडमिट सम फैक्ट्स, एंड इवन अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, आपके जॉइंट एग्रीमेंट में भी आप कुछ एडमिशंस कर सकते हैं इफ यू सो वांट. कॉम्प्रोमाइज सूट में भी जब आप जॉइंट कॉम्प्रोमाइज फाइल करते हैं तो वहाँ पे भी यू कैन मेक सच एडमिशंस इफ यू सो वांट. ये सब बताने का मेरा पर्पस बस इतना सा है कि ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अगर आप ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी में एडमिशन देखें तो सोचने लगे कि एडमिशन सिर्फ ऑर्डर 12 में ही किए जा सकते हैं और उसके बियॉन्ड नहीं. ऐसा नहीं है. एडमिशन थ्रू आउट द सीपीसी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल किए जा सकते हैं. ठीक है, उनका जो एम्बिट है वो काफ़ी वाइड है. इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन सिचुएशन. सिर्फ ऑर्डर 12 तक ही वो कन्फाइंड नहीं है. ये वैसा ही है जैसे कि सीआरपीसी में लोग चैप्टर 33 देखते हैं, क्योंकि चैप्टर 33 बेल और बेल बॉन्ड से रिलेट करता है, तो वो सोचते हैं कि बेल सिर्फ यहीं है इसी चैप्टर में. नहीं, बेल पूरी सीआरपीसी में भरी पड़ी है. सीआरपीसी के बैच वाले जानते होंगे इस बात को. वैसे ही एडमिशंस कैन बी मेड इवन बियॉन्ड ऑर्डर 12. ऑर्डर 12 तो बस एक ऑर्डर है जो एडमिशन से डील कर रहा है. उसके अलावा भी एडमिशंस मेक किए जा सकते हैं. मैं बस ये आपको अभी बताना चाहता था. ऑर्डर 12 तो मैं बाद में डील करूँगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एडमिशंस की बात आ गई तो मैंने कहा सोचा बता ही दूँ आपको. अब मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर 10 का रूल 1A पढ़ने से पहले ज़रा आप सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी देखिए. सेक्शन 89 उसमें लिखा है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट. इट सेज where it appears to the court that there exists elements of settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to parties for their observations, and after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms for a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through lok adalat or mediation. Now quickly refer to Order 10, Rule 1A. It says, direction of the court to opt for any one mode of alternative dispute resolution. After recording the admission and denials, the court shall direct the parties to the suit to opt either mode of settlement outside the court as specified in Section 89. On the option of the parties, the court shall fix a date of appearance before such forum or authority
as may be opted by the parties. अब देखिए यहां 1A में जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है शैल, ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोसेस है आर्बिट्रेशन का, ये मैंडेटरी है? मतलब मान लीजिए अगर पार्टीज चाहती नहीं है सेक्शन 89 में कोई सेटलमेंट हो, या इट डजंट वांट टू ऑट फॉर एनी ऑफ द मोड्स एज आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 89, तो क्या कोर्ट उनको कंपेल करवा सकता है कि सेक्शन 89 में जाके सेटलमेंट करिए, फिर वहां के सेटलमेंट प्रोसेस में जब आप फेल हो जाएंगे तब हमारे पास आइए? क्या ऐसा हो सकता है? इज सेक्शन 89 मैंडेटरी? क्या इवन though the parties have not given any consent for a settlement of dispute outside the court, even then can court compel them to refer their matter to arbitration, conciliation, judicial settlement or mediation as is mentioned in section 89? इस पे जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, लोकस क्लासिकस है, वो है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस मेसर्स चेरी एंड वार्की कंस्ट्रक्शन, डिसाइडेड ऑन 26 जुलाई 2010। पर उस जजमेंट में जो इंटरप्रिटेशन हुआ है सेक्शन 89 का, उसको समझने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसे आप प्रॉपरली अप्रिशिएट कर पाए। सी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन आर वेल सेटल्ड। Where the words of a statute are clear and unambiguous, the provision should be given its plain and normal meaning, without adding or rejecting any words. Departure from the literal rule by making structural changes or substituting words in clear statutory provision under a guise of interpretation will pose a great risk if changes may not be what the legislature intended or desired. Legislative wisdom cannot be replaced by a judge's view. As observed by the Supreme Court itself in somewhat different context, in the case of Sri Mandir Sita Ramji versus Lieutenant Governor of Delhi, reported in 1975, Volume 4, Supreme Court Cases, page 298, where the court said that when a procedure is prescribed by the legislature, it is not for the court to substitute a different one according to its own notion of justice. When the legislature has spoken, the judges cannot afford to be wiser. However, there is an exception to the general rule. अगर हम किसी चीज को जनरल रूल कहते हैं तो ऑटोमेटिकली मान लीजिए कि एक्सेप्शन जरूर है उसके, क्योंकि अगर एक्सेप्शन ना होते तो हम उसे जनरल रूल ना कहते, हम उसे एब्सोल्यूट रूल कहते, है ना? कभी भी आप सुने जनरल रूल ये, इसका मतलब एक्सेप्शंस भी हैं, वरना उसे जनरल रूल कभी भी नहीं कहा जाएगा, उसे एब्सोल्यूट रूल कहा जाएगा। तो देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, और एक्सेप्शन ये है where the words used in a statutory provision are vague and ambiguous, or where the plain and normal meaning of its words or grammatical construction thereof would lead to confusion, absurdity, repugnancy with other provisions, the courts may, instead of adopting the plain and grammatical construction, use the interpretive tools to set right the situation by adding or omitting or substituting the words in the statute. When faced with an apparent defective provision in a statute, the courts prefer to assume that draftsman has committed a mistake rather than concluding that the legislature has deliberately introduced an absurd or irrational statutory provision. Departure from the literal rule of plain and straight reading can, however, be only in exceptional cases where anomalies make the literal compliance of a provision impossible or absurd or so impractical as to defeat the very object of the provision. ऐसे इंटरप्रिटेशन को कहा जाता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज मोर रेडिली एम्प्लॉयड in relation to procedural provisions more than with reference to substantive provision. कोर्ट जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है वो प्रोसीजरल मैटर्स में ज़्यादा यूज करता है, सब्सटेंटिव मैटर्स में रेयर है उसका एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, कर सकता है, बट यूजुअली वो प्रोसीजरल मैटर्स में ज़्यादा करता है, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। लेट मी कोट टू यू मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, 12th edition, page 228. Under the caption Modification of Language to Meet the Intention, Maxwell says,
And by the way, always remember, Maxwell's interpretation of statute is quoted in the Supreme Court. तो ये कोई ऐसी authority नहीं है, Supreme Court use करता है in order to interpret the statute itself. Maxwell said that when the language of a statute in its ordinary meaning and grammatical construction leads to a manifest contradiction of the apparent purpose of the enactment, or to some inconvenience or absurdity, hardship or injustice, which can hardly have been intended, a construction may be put upon which modifies the meaning of the words and even the structure of sentence. This may be done by departing from the rules of grammar, by giving unusual meaning to the peculiar words, or by rejecting them altogether on the ground that the legislature could not have possibly intended what its words signify, and that the modification made are mere corrections of careless language and really give the true meaning. Where the main object and intention of the statute are clear, it must not be reduced to a nullity by the draftman's unskillfulness or ignorance of law, except in a case of necessity or the absolute intractability of the language used. Intractable का मतलब होता है hard to control or deal with. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने मोलार मल वर्सेस के आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में वही रिटेरेट किया था प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन की. यूजुअली कोर्ट लिटरल रूल फॉलो करते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट में रिजॉर्ट टू पर्पसिव इंटरप्रिटेशन where the application of literal construction will lead to absurdity or inconsistency. Ab always remember one thing. A court would only be justified in departing from the plain words of a statute when it is satisfied that first, there is a clear and gross balance of anomaly. Secondly, Parliament, the legislative promoters and the draftmen could not have envisaged such anomaly and could not have been prepared to accept it in the interest of supervening legislative objective. Third, anomaly can be obviated without detriment to such legislative objective. And fourth, the language of the statute is susceptible of the modification required to obviate the anomaly. ये जो 4 रूल्स हैं ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन 12th एडिशन से निकाले गए हैं. इट वॉज कोटेड इन द डिसीजन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन स्टॉक वर्सेस फ्रैंक जोन्स टिप्टन लिमिटेड एंड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एज वेल. ठीक है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन हमारे और कॉमन लॉ कंट्रीज के सेम है. अब सुप्रीम कोर्ट ने Afcons Infrastructure Limited वर्सेस Messrs Cherry and Varkey Constructions में ये एक्सप्रेसली बोला था कि ये जो चारों कंडीशन हैं जो मैंने अभी आपको बताई, दे आर सेटिस्फाइड विद रेफरेंस टू सेक्शन 89 ऑफ CPC एंड देयरफॉर जस्टिफाई द डिपार्चर फ्रॉम लिटरल रूल. क्योंकि देखिए, मुझे ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि 89 और 1A को लेके एक इन-डेप्थ में क्वेश्चन बन सकता है. दैट इज व्हाई आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू दिस सिचुएशन इन डिटेल. तभी स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सेक्शन 89 से लेके के कंटेक्स्ट में लेके बहुत सारे सवाल थे. पहला सवाल जो उन्होंने आंसर किया वो ये था, वेदर द रेफरेंस टू ADR प्रोसेस इज मैंडेटरी. ये पहला सवाल था उनके सामने. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्शन 89 स्टार्ट्स विद द वर्ड्स where it appears to the court that there exists element of a settlement. This clearly shows that the cases which are not suited for ADR process should not be referred under section 89 of the court. The court has to form an opinion that case is one that is capable of being referred to and settled through ADR process. Having regard to the tenor of the provisions of Rule 1A of Order 10 of CPC, the civil court should invariably refer cases to ADR process. Only in certain recognized excluded category of cases it may choose not to refer to an ADR process. Where the case is unsuited for reference to any of the ADR process, the court will have to
Briefly record the reasons for not resorting to any of the settlement procedure prescribed under section 89 of the CPC. Therefore, having a hearing after completion of pleadings to constitute recourse to ADR process under section 89 of CPC is mandatory, but actual reference to ADR process in all cases is not mandatory. Where the case falls under an excluded category, there need not be a reference to ADR process. In all the other cases, reference to ADR process is a must. A Supreme Court ने list किया और बोला that following are the category of cases normally considered to be not suitable for ADR process having regard to their nature. पहला representative suit. दूसरा dispute relating to election to public offices as contrasted from disputes between two groups trying to get control over management of society's club association. तो मतलब दूसरे disputes जो आपके election to public offices से deal करते हैं उनको आपको arbitration या ADR process के लिए नहीं refer करना चाहिए, and that should be contrasted from disputes which are between two groups trying to get control over management of societies, clubs, association. मतलब private offices जो हैं उनको लेके तो आप ADR के लिए refer कर सकते हैं, but not for the election to public offices. Third is cases involving grant of authority by the court after inquiry. For example, suits for grant of probate or letters of administration. ये सारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के मैटर्स हैं, ये जो प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चीज़ें हैं. Fourth is cases involving serious and specific allegation of fraud, fabrication of documents, forgery, impersonation, coercion, etc. वहाँ पे भी ADR process नहीं यूज करना चाहिए. As is mentioned in section 89 read with order 10 rule 1A. ADR का मतलब होता है alternative dispute resolution. ठीक है, alternative dispute resolution. Fifth category of cases is cases requiring protection of the court, for example claims against minor, DTs and mentally challenged and suits for declaration of title against government. यहाँ पे भी ADR process के लिए ये cases suited नहीं है. Sixth category is cases involving prosecution for criminal offense. फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है all the other suits and cases of civil nature in particularly following category of cases whether pending in civil court or other special tribunals forums are normally suited for ADR process. अब क्या cases हैं which are suited for ADR process? All cases relating to trade, commerce and contracts including dispute arising out of contracts including all money claims, disputes relating to specific performance, disputes between suppliers and customers, disputes between bankers and customers, disputes between developer, builders and customers, dispute between landlords and tenant, licensor, licensees, disputes between insurer and the insured. Second is all cases arising from strained or soured relationships including disputes relating to matrimonial causes, maintenance, custody of children, disputes relating to partition, division among family members, co-partners, co-owners, and disputes relating to partnership among partners. Third category which are normally suited for ADR process is all the cases where there is a need for continuation of pre-existing relationship in spite of the disputes, including disputes between neighbors relating to easementary rights, encroachments, nuisance, etc. Disputes between employers and employees, disputes between members of societies, association, apartment owners and associations. Fourth is all cases relating to tortious liability including claims for compensation in motor accident or other accidents. And fifth is all consumer disputes including disputes between a trader, supplier, manufacturer, service provider who is keen to maintain his business, professional reputation and credibility or product popularity. Then Supreme Court says that the above enumeration of suitable and unsuitable categories of cases is not intended to be exhaustive or rigid. They are illustrative. Of course, you can guess they are illustrative. अब इतने सारी situation और केस लॉ में ऐसे ही आपको लिस्ट बता चुका हूँ, हर situation में क्या कोड बोलता है, illustrative exhaustive नहीं है. तो अब तक तो आपको ये पता ही चल गया होगा. Next question that Supreme Court answered was that how to decide appropriate ADR process under Section 89. Section 89 refers to 5 types of ADR procedures made up of 1 adjudicatory process, that is arbitration, and 4 negotiatory,
non-adjudicatory process, that is conciliation, mediation and judicial settlement and lok adalat settlement. The object of section 89 of CPC is that settlement should be attempted by adopting an appropriate ADR process before the case proceeds to trial. Neither section 89 nor rule 1A of order 10 of CPC is intended to supersede or modify the provision of Arbitration Conciliation Act 1996 or Legal Services Authority Act 1987. Now that much you can gather from reading section 89 subsection 2, जो कि यही बात करता है, सिवाय मीडिएशन में, क्योंकि मीडिएशन में लिखा है that the court shall effect a compromise between the parties and shall follow such procedure as may be prescribed. मतलब वहां पे अभी कोई प्रोसीजर नहीं, कोई एनेक्टमेंट उससे डील नहीं कर रहा है, तो इट इज अप टू द कोर्ट कि वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहती है. The next question that the Supreme Court dealt with is whether ADR process requires mutual consent of the parties and which of them do not require the consent of the parties. Supreme Court ने बोला arbitration, पहले arbitration से डील किया. Arbitration is an adjudicatory dispute resolution process by a private forum governed by the provision of Arbitration and Conciliation Act. The said act makes it clear that there can be a reference to arbitration only if there is an arbitration agreement between the parties. If there was a pre-existing arbitration agreement between the parties, in all probability, even before the suit reaches the stage governed by Order 10 of the CPC, the matter would have stood referred to arbitration either by invoking Section 8 or Section 11 of Arbitration and Conciliation Act. And there would be no need to have recourse to arbitration under Section 89 of CPC. Section 89 therefore presupposes that there is no pre-existing arbitration agreement. Even if there was no pre-existing arbitration agreement, the parties to the suit can agree for arbitration when the choice of ADR processes is offered to them by the court under Section 89 of CPC. Such agreement can be by means of a joint memo or joint application or a joint affidavit before the court, or by the record of agreement by the court in the order sheet signed by the parties. Once there is such an agreement in writing signed by the parties, the matter can be referred to arbitration under Section 89 of CPC, and on such reference the provision of Arbitration and Conciliation Act will apply to arbitration. ठीक है, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 89 ऐसी सिचुएशन एनविसेज करता है जहां पे प्री एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन नहीं है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में अगर कोर्ट को सेक्शन 89 में रेफर करना है तो जॉइंट मेमो, जॉइंट एप्लीकेशन या जॉइंट एफिडेविट अगर कोर्ट के सामने फाइल हुई है तो उसके थ्रू, या बाय रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट बाय द कोर्ट इन द ऑर्डर शीट साइंड बाय द पार्टीज, दैट वुड सफाइज एज एन अग्रीमेंट इन राइटिंग for the purpose of arbitration, for the purpose of section 89. ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा. ठीक है, so continuing from here, the court says that once there is such an agreement in writing signed by the parties, the matter can be referred to arbitration under section 89 of CPC, and on such reference the provision of Arbitration and Conciliation Act will apply to the arbitration as noticed in Salem Bar Association versus Union of India case, that the case will go outside the stream of the court permanently and will not come back to the court. If there is no agreement between the parties for reference to arbitration, the court cannot refer the matter to arbitration under section 89 of CPC. मतलब अगर parties agree नहीं करती, ना joint application दे रही है, ना joint affidavit, ना joint memo, कुछ नहीं, one of the parties saying कि नहीं भाई मुझे arbitration पे नहीं जाना है चाहे कुछ हो जाए. So that is the situation. There is no agreement between the parties for reference to arbitration. तब court cannot refer the matter to arbitration under section 89. अगर एक पार्टी ने refuse कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, Supreme Court said this is evident from the provision of Arbitration and Conciliation Act. A court has no power, authority or jurisdiction to refer unwilling parties to arbitration if there is no arbitration agreement. The court has consistently held that though section 89 of CPC mandates an ADR process, reference to arbitration under section 89 of CPC could only be with the consent of both sides and not otherwise. मतलब दोनों पार्टीज को अग्री करना है, नहीं करे आर्बिट्रेशन के लिए रेफर नहीं किया जा सकता. The next ADR process that
Supreme Court elaborated upon was conciliation. Supreme Court said that conciliation is a non-adjudicatory ADR process which is also governed by the provision of Arbitration and Conciliation Act. There can be a valid reference to conciliation only if both parties to the dispute agree to have negotiations with the help of a third party or third party, either by an agreement or by process of invitation and acceptance. Either by the process of invitation and acceptance provided in the section 62 of Arbitration and Conciliation Act, followed by the appointment of conciliator as provided in section 64 of Arbitration and Conciliation Act. If both parties do not agree to conciliation, there can be no conciliation. ये आपके लिए important line है. अगर दोनों पार्टी नहीं agree करती हैं conciliation के लिए, तो conciliation नहीं हो सकता. As a consequence, as in the case of arbitration, court cannot refer the parties to conciliation under section 89 in the absence of consent by all parties. Supreme Court then said, as contrasted from arbitration, when a matter is referred to conciliation, the matter does not go out of the stream of court processes permanently. If there is no settlement, the matter is returned to the court for framing issues and proceeding with the trial. फिर the court elaborated upon other three ADR processes. एक heading दी उन्होंने other three ADR processes and said, if the parties are not agreeable for either arbitration or conciliation, both of which require consent of all parties, the court has to consider which of the other three ADR processes, that is Lok Adalat, mediation and judicial settlement, which do not require the consent of the parties for reference, is suitable and appropriate, and refer the parties to such ADR process. If mediation process is not available for want of mediation center or qualified mediators, necessarily the court will have to choose between the reference to Lok Adalat or judicial settlement. If facility of mediation is available, the choice becomes wider. If the suit is complicated or lengthy, mediation will be a recognized choice. If the suit is not complicated and the disputes are easily sortable or could be settled by applying clear-cut legal principles, Lok Adalat will be the preferred choice. If the court feels that a suggestion or guidance by a judge would be appropriate, it can refer it to another judge for dispute resolution. The court has to use its discretion in choosing the ADR process judicially, keeping in view the nature of disputes, interests of the parties, and expedition in dispute resolution. The next question that the Supreme Court dealt in this case is that whether settlement in an ADR process is binding in itself. क्या वो bind कर रहा है अपने आप में? Supreme Court said that when the court refers to the matter to arbitration under section 89 of the Act, that is CPC, as already noticed, the case goes out of the stream of court and becomes an independent proceedings before an arbitral tribunal. Arbitral tribunal के सामने independent proceedings बनती हैं. Arbitration being an adjudicatory process, it always ends in a decision. There is also no question of failure of ADR process or the matter being returned to the court with a failure report. The award of arbitrator is binding on the parties and is executable, enforceable as if it was a decree of the court, regard being had to section 36 of the Arbitration and Conciliation Act. If any settlement is reached in the arbitration proceedings, then the award passed by arbitral tribunal on such settlement will also be binding and executable as if it was a decree of the court under section 30 of Arbitration and Conciliation Act. The other four ADR processes are non-adjudicatory and the case does not go out of the stream of the court when a reference is made to such a non-adjudicatory ADR forum. The court retains its control and the jurisdiction over the case even when the matter is before the ADR forum. When a matter is settled through conciliation, the settlement agreement is enforceable as if it's a decree of the court having regard to section 74 read with section 30 of Arbitration and Conciliation Act. Similarly, when a settlement takes place before the Lok Adalat, the Lok Adalat award is also deemed to be a decree of civil court and executable as under section 21 of Legal Service Authorities Act 1987. Though the settlement agreement
in a conciliation or settlement award of a Lok Adalat may not require the seal of approval of the court for its enforcement when they are made in direct reference by the parties without the intervention of the court. The position will be different if they are made on a reference by a court in a pending suit or proceeding. As the court continues to retain its control and jurisdiction over the cases which it has referred for conciliation or Lok Adalats, the settlement agreement in a conciliation or Lok Adalat award will have to be placed before the court for recording it and disposal in its terms. Where the reference is to a neutral third party, that is mediation, on a court reference, though it will be deemed to be a reference to Lok Adalat, the mediation settlement will have to be placed before the court for recording the settlement and disposal. Where the matter is referred to another judge and settlement is arrived at before him, such settlement agreement will also have to be placed before the court which referred the matter, and that court will make a decree in terms of it. Whenever such settlements reached before non-adjudicatory ADR fora are placed before the court should apply the principles of Order 23 Rule 3 of the CPC, जो कि compromise suit से deal करता है, and make a decree and order in terms of the settlement. In regard to the subject matter of the suit or proceedings, the court will have to direct that the settlement shall be governed by Section 74 of Arbitration and Conciliation Act in respect of conciliation settlements, or by Section 21 of Legal Services Authorities Act 1987 in respect of settlement by Lok Adalat or judicial settlements or mediators. Only then a settlement will be effective. After that, Supreme Court summarized the procedure to be adopted by a court under Section 89 of CPC. ठीक है, एक समरी बना के दिया, और ये आपको क्या कहते हैं, मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट हो सकता है एग्जाम में आ जाइए, तो इस समरी पे ध्यान दीजिएगा. Supreme Court said we summarize the procedure to be adopted by court under Section 89 of CPC as under A. When pleadings are complete, before framing the issues, the court shall fix a preliminary hearing for appearance of parties. The court should acquaint itself with the facts of the case and the nature of the dispute between the parties. B. The court should first consider whether the case falls under any other category of the cases which are required to be tried by courts and not fit to be referred to any ADR process. If it finds that the case falls under any excluded category, it should record a brief order referring to the nature of the case and why it is not fit for reference to ADR processes. It will then proceed with the framing of issues and trial. See, in other cases, that is in the cases in which the case can be referred to ADR processes, the court should explain the choice of ADR processes to the parties to enable them to exercise their option. D. Court should first ascertain whether the parties are willing for arbitration. The court should inform the parties that arbitration is an adjudicatory process chosen by a chosen private forum, and reference to arbitration will permanently take the suit outside the ambit of the court. The parties should also be informed that the cost of arbitration will have to be borne by them. Only if both parties agree to arbitration and also agree upon an arbitrator, the matter should be referred to arbitration. E. If the parties are not agreeable for arbitration, the court should ascertain whether the parties are agreeable for reference to conciliation, which will be governed by the provision of Arbitration and Conciliation Act. If all the parties agree for reference to conciliation and agree upon a conciliator, the court can refer the matter to conciliation. F. If parties are not agreeable for arbitration and conciliation, which is likely to happen in most of the cases for want of consensus, the court should, keeping in view the preferences options of the parties, refer the matter to any one of the three other ADR processes: Lok Adalat, mediation, or a judicial settlement. Judicial settlement mein a judge assists the parties to arrive at a settlement. G. If the case is simple, which may be completed in a single sitting, or cases relating to a matter where legal principles are clearly settled and there is no personal animosity between the parties, as in case of a motor accident claim, the court may refer the matter to Lok Adalat
In case where the questions are complicated or cases which may require several rounds of negotiation, the court may refer the matter to mediation. Where the facilities of mediation is not available or where the parties opt for guidance of a judge to arrive at a settlement, the court may refer the matter to another judge for attempting settlement. H. If reference to ADR process fails on receipt of the report of ADR forum, the court shall proceed with the hearing of the suit. If there is a settlement, the court shall examine the settlement and make a decree in terms of it, keeping the principles of Order 23, Rule 3 of CPC in mind. I. If the settlement includes disputes which are not the subject matter of the suit, the court may direct the same to be governed by Section 74 of Arbitration and Conciliation Act if it's a conciliation settlement, or Section 21 of Legal Services Authority Act 1987 if the settlement is by a Lok Adalat or by mediation, which is a deemed Lok Adalat. This will be necessary as many settlement agreements deal with not only the disputes which are the subject matter of the suit or proceeding in which the reference is made, but also other disputes which are not the subject matter of the suit. J. If any terms of settlement is ex facie illegal or unenforceable, the court should draw the attention of the parties thereto to avoid further litigation and disputes about executability. After that, the Supreme Court said, यहाँ पे प्रिंसिपल समराइज कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the court should also bear in mind the following consequential aspects while giving effect to Section 89 of CPC. First, if the reference to arbitration or conciliation, the court has to record that reference is by mutual consent. Nothing further need to be stated in the order sheet. Second, if the reference is to any other ADR process, the court should briefly record that having regard to the nature of the dispute, the case deserves to be referred to Lok Adalat or mediation or judicial settlement as the case may be. There is no need for an elaborate order for making the reference. Third, the requirement of Section 89 of CPC is that the court should formulate or reformulate the terms of settlement would only mean that the court has to briefly refer to the nature of dispute and decide upon the appropriate ADR process. Fourth, if the judge in charge of the case assists the parties and if the settlement negotiations fail, he should not deal with the adjudication of the matter. To avoid apprehensions of bias and prejudice, it is therefore advisable to refer the case proposed for judicial settlement to another judge. Fifth, if the court refers the matter to an ADR process other than arbitration, it should keep track of the matter by fixing a date of hearing for the ADR report. The period allotted for the ADR process can normally vary from a week to 2 months, which may be extended in exceptional cases depending upon the availability of the alternative forum, the nature of the case, etc. Under no circumstances the court should allow the ADR process to become a tool in the hands of unscrupulous litigant intent upon dragging the proceedings. Sixth, normally the court should not send the original record of the case when referring the matter for an ADR forum. It should make available only copies of the relevant papers to ADR forum. For this purpose, when the pleadings are filed in the court may insist upon filing of an extra copy. However, if the case is referred to a court annexed mediation center which is under the exclusive control and supervision of a judicial officer, the original file may be made available wherever necessary. ठीक है, तो ये आपका केस हो गया. ये काफ़ी लीडिंग केस है और इस पे लेके सवाल आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता. ठीक है, सो आई हैव कंप्लीटली डेल्ट विद द इंटायर सिचुएशन दैट कैन अराइज अंडर सेक्शन 89. उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या स्कोप हैं, एंड व्हेन रीडिंग इट विद ऑर्डर 10 रूल 1A. ठीक है, तो अब आपको सब आता है. सो वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम रूल 1B ऑफ ऑर्डर 10. ऑर्डर 1A ऑर्डर 10 का रूल 1A रेड विद सेक्शन 89 हो गया. 1B बताते हैं. अपीयरेंस बिफोर कंसिलिएटरी फोरम और अथॉरिटी. वेयर द सूट इज रिफर्ड अंडर रूल 1A, द पार्टी शैल अपीयर बिफोर फोरम और अथॉरिटी फॉर कंसिलिएशन ऑफ द सूट. 1C कहता है आपसे, रूल 1C कहता है कि अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कंसिक्वेंट टू द फेलियर ऑफ एफर्ट्स ऑफ कंसिलिएशन.
where the suit is referred under Rule 1A and the presiding officer of the conciliation forum or authority is satisfied that it would not be proper in the interest of justice to proceed with the matter further, then it shall refer the matter again to the court and direct the parties to appear before the court on the date fixed by it. ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रोसीजर्स. इसको आपको हमेशा सेक्शन 89 के साथ पढ़ना है और उस पर जो भी लॉ एप्लीकेबल था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. नाउ रिफर टू रूल 2. It says oral examination of a party or companion of party. At the first hearing of the suit, the court mark the word shall with a view to elucidating matters in controversy in the suit. Mark the words elucidating matters in controversy. Examine orally the parties to the suit appearing in person or present in the court as it deems fit. Mark the words orally. ये ओरल एग्जामिनेशन है और ये मैंडेटरी है, कोर्ट को करना ही होगा. ठीक है, किसको एग्जामिन कर रही है ओरली? पार्टीज टू द सूट. आप देखते हैं क्लॉज बी, वो कहता है मे ओरली एग्जामिन एनी पर्सन एबल टू आंसर अ मटेरियल क्वेश्चन relating to the suit by whom any party appearing in person or present in the court or his pleader is accompanied. अब जो क्लॉज बी में एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रेशनरी है, पर क्लॉज ए में जो एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी है. प्रीलिम्स में इसको लेके क्वेश्चन आता है कि क्लॉज ए में जो एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी है कि नहीं, तो शैल और मे का ध्यान रखिएगा. क्लॉज ए का एग्जामिनेशन शैल वर्ड से शुरू होता है. सो विद अ व्यू टू एलुसिडेटिंग मैटर्स इन कंट्रोवर्सी द कोर्ट विल एग्जामिन ओरली द पार्टीज टू द सूट. ठीक है, ओरल एग्जामिनेशन किसका मैंडेटरी है? पार्टीज टू द सूट का. ठीक है, और ओरल एग्जामिनेशन किसका? डिस्क्रेशनरी है. Any person who is able to answer a material question who accompanies parties to the suit or the pleader of the parties. Sub-rule 2 of Rule 2 of Order 10 reads, at any subsequent hearing, the court may orally examine any party appearing in person or present in the court or any person able to answer any material questions relating to the suit by whom such party or his pleader is accompanied. Sub-rule 3 reads, court may, if it thinks fit, put in a course of an examination under this rule questions suggested by either parties. For one reason or another, this Rule 2 is quite similar to CRPC section 313. Nonetheless, we will continue. Rule 3 reads, substance of examination to be written. The substance of examination shall be reduced to writing by the judge and shall form part of the record. Substance of examination, पूरा का पूरा word by word नहीं लिखना होता, main substance लिखना होता है. ठीक है. Rule 4 reads, and it is important, mark in your bare acts that this is an important rule. ठीक है, वैसे छोटा सा order है पर ये पूरा order important है. Rule 4 says, consequence of refusal or inability of a pleader to answer, where the pleader of any party who appears by a pleader or any such person accompanying a pleader as is referred to in Rule 2 refuses or is unable to answer any material questions relating to the suit which the court is of opinion that party whom he represents ought to answer. Mark the word ought or mark the word material questions relating to the suit. And is likely to be able to answer if interrogated in person. The court may postpone the hearing of the suit to such a day not later than 7 days. Mark the word 7 days from the date of first hearing. तो आपको पीरियड पता चल जाता है कितने दिन का एडजर्नमेंट है, 7 days का. And direct that such party shall appear in person on such date. कौन सी पार्टी? Who is able to answer a material question relating to the suit and who ought to answer. ठीक है, ये कीवर्ड्स आपको मार्क करवा रहा हूं. सब रूल 2 reads, if such party fails without lawful excuse to appear in person, वो पार्टी फेल कर गई appear करना, to appear in person on the date so appointed, the court may pronounce a judgment against him and make such order in relation to the suit as it thinks fit. So this is important provision. So always remember, this rule is important because if the party fails to appear in person without the lawful excuse, then the court has power to pronounce judgment against that party if it so wants. ठीक है,
Of course, it is not bound to pronounce judgment. It does have an option to pronounce judgment. चाहे तो जजमेंट प्रोनाउंस कर दे और मेक सच अदर ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट. ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिएगा. अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है ऑर्डर 10 का. देखिए रूल 1 आपको जो प्रोवाइड कर रहा है कि फर्स्ट हियरिंग पे द कोर्ट शैल ascertain from each party and its pleader that whether he admits or denied the allegation of facts that are made in print or written statement if any of the opposite party. उसका ऑब्जेक्ट ये है कि कोर्ट जो है जितने भी इश्यूज जो पार्टीज के बीच में राइज हो रहे हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि अगर कोई एडमिशन अचीव हो सकते हैं इसी स्टेज पे, तो वो कोशिश करता है कि वो मिल जाए, जिससे जो आगे ट्रायल होना है वो एक्सपर्डाइट हो जाए. क्योंकि एडमिशंस होते हैं जो फैक्ट्स एडमिट हो जाते हैं, दे नीड नॉट बी प्रूव्ड, तो उससे क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोवर्सीज कम अराइज करते हैं. ठीक है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कम अराइज करते हैं. वो पहले ही कोर्ट जान लेना चाहता है कि किस इशू पे वो वेरिएंस पे है और किस इशू को वो एडमिट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इशू शब्द बहुत लूजली यूज कर रहा हूँ, वो मैं सीपीसी के कंटेक्स्ट में इशू नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इशू ऑर्डर 14 में बनते हैं. यहाँ पे प्रॉपर टर्म जो होगा वो होगा एलिगेशंस ऑफ फैक्ट, कि कौन से एलिगेशंस ऑफ फैक्ट ऐसे हैं विच द पार्टी एडमिट्स और डिनाइज. ये चाहती है कोर्ट की पहले ही एडमिशन या डिनायल हो जाए, जिससे कोर्ट को एक्चुअली पता रहे कि मेन मैटर्स इन कंट्रोवर्सी क्या है. ये दूसरा उसका ऑब्जेक्ट है कि कोर्ट वांट्स टू गेट टू द रूट ऑफ मैटर. ठीक है, जितनी क्लैरिटी होगी उतनी तेजी से कोर्ट ट्रायल कंडक्ट कर पाएगा. ठीक है, क्योंकि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो एसेंशियल. फिर रूल 2 प्रोवाइड करता है आपको कि विद अ व्यू टू एलुसिडेटिंग द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी द कोर्ट शैल एग्जामिन ओरली द पार्टीज टू द सूट. तो वहां पे कोर्ट असर्टेन करता है विद प्रिसीजन द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द पार्टीज आर एट वेरिएंस, and on the basis of such questions the issues are required to be framed. ठीक है, issues order 14 में फ्रेम होते हैं, अभी उस पर मैं बाद में आऊंगा. In other words, the only point of requiring the pleadings and issues is to ascertain the real dispute between the parties, to narrow the area of conflict and see whether the two sides differ, so that no party at the trial is taken by surprise. And of course, कि जब आप किसी इशू को इतने कॉम्प्रिहेंसिवली डील करते हैं, एलिगेशंस ऑफ फैक्ट को आप पहले ही देखना चाहते हैं एज अ जज कि किस पे एडमिशन है, किस पे डिनायल है, किस पे मेन कंट्रोवर्सी है और रियल इशू क्या है पार्टीज के बीच में, रियल कंट्रोवर्सी क्या है. ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा मैं जितने भी और भी टर्म इशू इधर यूज कर रहा हूँ सीपीसी के कंटेक्स्ट में नहीं कर रहा. प्रॉपर टर्म जो आपको यूज करना है वो एलिगेशंस ऑफ फैक्ट. ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि जिससे आपको समझाना आसान हो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ. इशू की एक डेफिनेट मीनिंग है सीपीसी में. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज जो ऑर्डर 10 में हो रही है उसका पॉइंट बस इतना सा है कि सो दैट कोर्ट कैन एक्चुअली डिटरमाइन विद प्रिसीजन कि किन प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या फैक्ट पे पार्टीज आर एट वेरिएंस, एंड ऑन सच क्वेश्चंस देन द कोर्ट frames an issue if it finds that a particular question is in controversy between the parties. तब वो इशू बनाती है अंडर ऑर्डर 14 में. तो ये पूरा एरिया है टू नैरो द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो पूरा पॉइंट है ऑर्डर 10 का, इट इज टू नैरो द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज फार एज पॉसिबल एंड एक्यूरेटली फाइंड आउट दैट व्हाट इज द मेन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज. एंड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स आउट दैट कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सीज, then the court shall proceed to frame the issues अंडर ऑर्डर 14. ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं कि डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट कब मानी जाती है. कि देखिए डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट अंडर सीपीसी इज ऑर्डिनरली अंडरस्टूड टू बी द डेट on which the court proposes to apply its minds to the contentions in the pleading of the parties to the suit and in the documents filed by them for the purpose of framing issues to be decided in the suit. ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था सिराज अहमद सिद्दीकी वर्सेस श्री प्रेमनाथ कपूर में. द जजमेंट वाज डिसाइडेड ऑन 13 सितंबर 1993. तो उसमें कोर्ट ने बताया था कि डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग वो नहीं होती है कि जब दोनों पार्टीज ने अपने प्लीडिंग्स फाइल कर दिए हैं. डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग वो होती है when the court proposes to apply its minds to the contentions in the pleadings of the parties to the suit and the documents filed by them for the purpose of framing issues to be decided in the suit. वो होती है डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग.
a first hearing of the suit is quite an important stage in CPC. काफ़ी important stage है, as you can already make out while reading order 10. Specifically it's rule 2. ठीक है, रूल 2 पढ़ने के बाद आपको पता चलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, और रूल 1 भी पढ़ने के बाद आपको कोई आइडिया हो जाता है. इनफैक्ट यू when you read the entire order very comprehensively, you get to know that it is quite an important stage for the purpose of determining the issues between the parties. कि parties के बीच में क्या issues हैं और कैसे issues frame किए जाएंगे, उसके purpose के लिए ये बहुत important stage होती है. देखिए ऐसा भी होता है ना practically कि आप कोर्ट जाते हैं एज अ प्लेंटिफ. मान लीजिए आप प्लेंटिफ हैं, ठीक है, आपने अपनी प्लेंट फाइल कर दी, सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, वट एवर नेसेसरी फॉर वट एवर वॉज नेसेसरी फॉर यू टू डू, यू डिड. Similarly, the defendant also filed his written statement and all the documents that he needed to file in accordance with the fact and circumstances of the case. He also did. He complied with that. तो आपकी एक डेट लगती है, उस डेट को मेंशन होता है कि आज आपके केस की सुनवाई होती है. अब जज साहब मान लीजिए उस दिन काफ़ी बिजी होते हैं, वो आपकी फ़ाइल देखते हैं और कहते हैं कि नहीं आज नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं किसी और दिन इसको देखूंगा, एडजर्न कर देते हैं. तो फिर सवाल ये उठता है कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या थी, वो वाली डेट जिस दिन आपका केस सबसे पहली बार जज के सामने आया, या वो वाली डेट जिसमें कोर्ट एक्चुअली applied its mind for the first time to the contentions in the pleadings and the contentions in the document for the purpose of framing the issues to be decided in the suit. So obviously the latter would be the date of first hearing. First hearing वही मानी जाएगी जब court proposes to apply its mind to the contention of the pleadings and in the documents filed for the purpose of framing the issues to be decided in the suit. वो थोड़ी ना फर्स्ट हियरिंग मानी जाएगी जिस दिन कोर्ट ने बस आपकी फाइल देखी और एडजर्न कर दिया मैटर. दैट वोंट बी कंसिडर्ड द फर्स्ट हियरिंग. फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट एक्चुअली आपकी प्लीडिंग देखेगा, रेफर करेगा, पूछेगा ओके व्हाट फैक्ट्स डू यू एडमिट, व्हाट फैक्ट्स डू यू डिनाई, ठीक है, ट्राई टू नैरो द एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है. अगर मैटर जा सकता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए तो वहाँ पे भेजेगा, उसके लिए तो अभी मैं काफ़ी बता चुका हूँ. ओरल एग्जामिनेशन अगर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट तो करेगा. और ध्यान रखिएगा एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट that with the view to elucidating the matters in controversy, the court shall orally examine the parties to the suit appearing in person. ठीक है. At the first hearing of the suit, जैसा कि रूल 2 में लिखा है, at the first hearing of the suit it is mandatory for the court with a view to elucidating the matters in controversy, it shall orally examine the parties to the suit appearing in person or are present in the court as it deems fit. ठीक है. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन. ये ज़रूरी है. वही सारी चीज़ें डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग होती हैं जिस दिन कोर्ट ये सब कर रहा है. ठीक है. जब ऑर्डर 10 से कंप्लाई हो रहा है, ऑर्डर 10 के रूल से कंप्लाई हो रहा है, तो वही डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग मानी जाती है. तो ऑलवेज रिमेंबर एट the date of first hearing of the suit under CPC is ordinarily understood to be the date on which the court proposes to apply its mind to the contention of the pleadings of the parties to the suit and in the documents filed by them for the purpose of framing the issues to be decided in the suit. वो होती है date of first hearing. In other simple words, first hearing is the date when for the first time the case is called out for hearing and really gone into, and not the date when the case was fixed for hearing but not gone into. ठीक है. जब कोर्ट आपके केस को हियरिंग के लिए बुलाता है और सच में प्लीडिंग्स की कंटेंशंस देखता है, स्टार्ट्स टू ओरली एग्जामिन द पार्टीज, तो वो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग मानी जाती है. ठीक है. फर्स्ट हियरिंग इज द डेट व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम द केस इज कॉल्ड फॉर हियरिंग एंड रियली गॉन इनटू, नॉट द डेट व्हेन द केस वाज फिक्स्ड फॉर हियरिंग बट वाज नॉट गॉन इनटू. जैसे कि एक सिचुएशन मैंने दी थी कि डेट लगी आपकी कि इस दिन कोर्ट सुनवाई करेगा इस मैटर पे, पर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता उस दिन, वो एडजर्न कर देता है, तो वो आपकी डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग थोड़ी ना कहलाएगी. ठीक है. बिकॉज इवन दो द केस वॉज कॉल्ड आउट फॉर हियरिंग बट द कोर्ट नेवर रियली went into the matter, went into the case, then in that situation that won't be called the date of first hearing.
तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्डर 10 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। इसमें हमेशा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा रूल 2 से खास तौर से, और रूल 1A से काफ़ी आते हैं। वैसे तो आपको इस पूरे ऑर्डर को लेके अवेयर होना है, 1 2 3 4 सबसे, 1A 1B 1C इन सबसे अवेयर रहना है। छोटा सा ऑर्डर है लेकिन काफ़ी पूछा जाता है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट इट, और आप इसके कीवर्ड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। Furthermore, also remember that provisions of Rule 1A has to be read with Section 89 of the CPC. ठीक है, तो ऐसे आप कभी भी ऑर्डर 1 के किसी ऑर्डर 10 के किसी भी क्वेश्चन पे फॉल्टर नहीं करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई वुड सी यू टुमारो। ठीक है, कल हम लोग इश्यूज से डील करेंगे, इश्यूज आर नेसेसरी फॉर यू टू नो।